ओके, आपको स्क्रीन दिख रहा होगा और साउंड प्रॉपर आ रहा हो तो हम लोग आज रिवाइज कर लेते हैं। आपको फ्लूइड्स का शीट मिल गया होगा, ग्रेविटेशन का भी मैंने फॉरवर्ड कर दिया। सो वी विल बी ट्राइंग टू कवर ग्रेविटेशन, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, और अगर टाइम परमिट करते हैं तो फ्लूइड्स के बारे में। Both the chapters are important and we can expect one question from each in the examination. ग्रेविटेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, लेट मी राइट, और सारे नोट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे, फिर भी मैं एक बार उसके बारे में बोलता हूँ, हाईलाइट करता हूँ उन पॉइंट्स को। ग्रेविटेशन में जो फर्स्ट थिंग वी नीड टू टॉक अबाउट इज दिस फोर्स, जो आपने पढ़ा होगा, बिटवीन 2 पॉइंट मासेस। सो अगर अपने को 2 पॉइंट्स मासेस दिए हो, एक m1 हो, दूसरा लेस m2 है, उनके बीच का सेपरेशन आ रहा है, so they attract each other by this force. That's obvious force we know. Newton's law of gravitation we call it as. ये जो फोर्स होता है इसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है विच इज यूनिवर्सल, और इसकी वैल्यू किसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए जो फोर्स है मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स किसी और मास के प्रेजेंस या एब्सेंस से इंडिपेंडेंट होता है। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। तो इस फोर्स पे बेसिस क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल बॉडीज होंगे, पॉइंट चार्जेस होंगे, और उनके बीच में कितना फोर्स लग रहा होगा, टोटल फोर्स पूछा जा सकता है। नीड टू से कि आपने इसमें सफिशिएंट प्रैक्टिस कर रखी है, सो दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग डील। फिर इसी से हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बात करते हैं कि फोर्स को हम लोग फील्ड के टर्म में लिख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड किसी भी पॉइंट मास की वजह से और मे बी बिग बॉडी की वजह से। सो रिलेशन गोज लाइक कि अगर हम फील्ड लिखना चाहते हैं तो फील्ड इज इक्वल टू force per unit mass. So that's the relation. Since mass is a positive quantity, we know the force or field का direction same रहेगा. So this implies direction of field is same as the direction of force, which means it's going to be attractive. किसी भी पॉइंट मास की वजह से किसी r डिस्टेंस पर अगर अपने को कैलकुलेट करना हो कि कितना फील्ड आएगा, तो इट मस्ट बी टूवर्ड्स द मास एंड इट मस्ट बी इक्वल टू gm/r²। सिंस आप इलेक्ट्रोस्टैटिक भी पढ़ चुके हो तो काफी कुछ उससे लिंक है, दोनों के सिमिलर टाइप के फॉर्मुलेशंस होते हैं जो अपने को याद रखना है। ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको बताया है कि बहुत वेरियस मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आता है। तो ये पॉइंट मास की वजह से सिंगल पॉइंट मास, मल्टीपल पॉइंट मासेस होंगे तो E1 + E2 + E3 करेंगे, सो दैट्स कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सो दे हैव टू बी एडेड अप एज वेक्टर्स। For examination, what you need to do is remember the formulas of various mass distributions और उनकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड रहती है, जैसे कि आपको बताया होगा फाइनाइट कुछ इंपॉर्टेंट से, फाइनाइट लीनियर मास एंड देन इनफाइनाइट लीनियर मास, तो फाइनाइट एंड इनफाइनाइट दोनों। देन वी टॉक्ड अबाउट अ सर्कुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर सर्कल में, रिंग में, जिसको हम लोग रिंग कहते हैं, रिंग के सेंटर पर कितना फील्ड होता है, उसके एक्सिस पर कितना फील्ड होता है, वो सारी कैलकुलेशंस। फिर स्फीयर्स के बारे में बताया गया होगा कि स्फीयर्स, हॉलो स्फीयर है तो कैसा होगा, सॉलिड स्फीयर है, इनसाइड कितना फील्ड होता है, आउटसाइड कितना फील्ड होता है। ऑल फील्ड्स फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे ये रिंग है, अगर कोई आपसे पूछता है रिंग के सेंटर पर कितना फील्ड होता है, यूनिफॉर्म है, लेट्स से m मास है, r रेडियस है, so how much the field is at the center। और एक बार अपने को सेंटर पता चलता है तो फिर हम लोग किसी एक्सिस पर भी निकाल लेते हैं, लेट्स से ये पॉइंट x डिस्टेंस पर है, सो x डिस्टेंस का निकल के आएगा तो बाकी सब आ जाता है। यहाँ पर भी जो फील्ड आती है दैट विल बी टूवर्ड द सेंटर एंड इट्स गोइंग टू लाइक E = gmx डिवाइड बाय
x square r square raised to power 3/2. You can check the formula, but it says कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है वो जीरो होती है सेंटर पर और इनफाइनाइट पे जाने के बाद भी जीरो हो जाती है दोनों तरफ। तो रिंग का एग्जांपल एग्जाम के लिए काफी पॉपुलर है, और आपको अगर याद हो तो हम लोग बात कर चुके हैं कि जो E की वैल्यू मैक्स किस एक्स पर होती है। फॉर E मैक्स x is equal to, I told you that has been in the examination several times and it has been repeated. fair chances है कि फिर से मिलेगा। So E max x is equal to r by root 2 पर मिलता है प्लस माइनस, दैट मींस दिस साइड एज वेल एज दिस साइड। अगर आपको E max निकालना हो तो इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके उसको भी याद रख सकते हो। तो रिंग के लिए ये रिजल्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। फिर स्फीयर में सॉलिड स्फीयर, अगर अपने पास सॉलिड स्फीयर है तो उसके इनसाइड फील्ड कितना होता है, आउटसाइड फील्ड कितना होता है, वो अपने को याद रखना होता है। एक इनसाइड फील्ड का फॉर्मूला रहा होगा, एक आउटसाइड फील्ड का फॉर्मूला रहा होगा। इनसाइड फील्ड का अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में बात कर रहे हैं तो gmx/r³ जैसा कुछ बताया गया होगा। आउटसाइड gm/r²। मोस्टली ये जो क्वेश्चन पूछता है वो ग्राफ के फॉर्म में आपसे पूछ लेगा कि अगर हम इस तरह से ग्राफ बनाते हैं तो हाउ ग्राफ्स लुक लाइक E वर्सेस R। यू रिमेंबर कि ये स्ट्रेट लाइन जाता है, प्रोपोर्शनल रहता है, देन इसके बाद 1/r से r² से डाउन साइड आता है। ये भी कई बार रिपीट हुआ है, कपल ऑफ इयर्स में, हर बार एवरी ईयर किसी न किसी स्लॉट पे डालता है। अगर अपने को सॉलिड स्फीयर समझता है तो हॉलो स्फीयर भी समझता है, उसकी फील्ड के बारे में। और पोटेंशियल, यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, यू नो द पोटेंशियल। सो आउटसाइड का पोटेंशियल माइनस gm/r, और इनसाइड का अगर पोटेंशियल अपने को निकालना हो तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है gm/2r³, ऐसा जैसा रहता है 3r² माइनस r²। और इसका भी हम लोगों ने ग्राफ बना रखा था, इन केस यू रिमेंबर, नीड टू रिमेंबर, डायरेक्टली एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सो एक r डिस्टेंस होती है और यहाँ से इस तरह से जा रहा होता है, ये जो रेडियस पर होता है या सरफेस पर होता है माइनस gm/r होता है। सेंटर पर जो रहता है वो -3/2 gm/r होता है। और फिर आपको ऐसा बताया गया होगा कि ये पैराबोलिक होता है। सो ये पैराबोलिक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, दोनों का कंबाइंड सिस्टम। और यहाँ पर ये स्मूथ होता है, तो क्या कर सकते हो। तो एक दो बार उसने ऐसा ग्राफ दिया, बोला कि बताइए किस एक्सिस के बीच में प्लॉटेड है, तो हम बता सकते हैं। या फिर ग्राफ दे करके बोल सकता है कि ये जो स्फीयर है हॉलो है या फिर सॉलिड है, हम बता सकते हैं। सो बोथ द ग्राफ्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कैसे ड्रॉ किए गए, फॉर्मूलाज, डेरिवेशन हम लोग जानते हैं, और उनका इंटरप्रिटेशन भी। सिमिलरली स्फेरिकल शेल के बारे में बात कर सकते हैं आपसे। So in case we have a spherical shell like this, field inside 0, potential inside minus gm/r, field outside gm/r², potential outside minus gm/r। So इसके रिजल्ट्स रहते हैं। अगेन इन रिजल्ट्स को भी आप कर्व में या ग्राफ में दिखा सकते हो, मे बी लाइक दिस। अगर आपसे मैग्नीट्यूड ऑफ E वर्सेस R बोलते हैं, हम लोग मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं तो पॉजिटिव बना रहे हैं ऊपर की साइड, वरना आपको नीचे की साइड बनाने का। सो ये 0 रहता है, फिर एक स्टेज में आने के बाद ये 1/r की तरह जाता है, r² की तरह जाता है। और V वर्सेस R अगर आप प्लॉट करते हो देन इट रिमेंस कांस्टेंट, देन गोज लाइक 1/r। ये 1/r² ग्राफ है, ये 1/r ग्राफ है। तो आपसे पूछ सकता है कौन सा ग्राफ किससे रिलेटेड है, देन इफ यू नो द डेफिनेशन यू कैन फाइंड आउट। Spherical shell, solid sphere, extremely important, and ring। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जनरली इन्हीं में से पूछी जाएगी, और सम टाइम लीनियर मास डिस्ट्रीब्यूशन में भी फाइनाइट में भी इनफाइनाइट, उसको भी लिंक कर सकते हैं। सो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। ग्रेविटेशनल फील्ड में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंटर रहता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एंड इट्स वेरिएशन। सर यस सर डिस्क पर ज्यादा क्वेश्चन आता है क्या, मतलब वो थोड़ा टफ जाते हैं इसलिए। क्या
जो डिस्क है उसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं क्या? उसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा हाँ, कॉम्प्लेक्स है इसलिए। हाँ, एक और उसको भी काउंट कर लेते हैं डिस्क के बारे में। आप फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्वेश्चंस बिल्कुल पूछा जा सकता है डिस्क के बारे में। उसको हम लोगों ने प्रूव किया था कि उसके एक्सिस पर कितना रहता है, तो कुछ सिग्मा से लगा करके बताया था, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वो भी आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। जनरली क्या होगा कि मेन से पूछेगा तो सिंपल टाइप का पूछेगा, उसका फॉर्मूला या फॉर्मूला से रिलेटेड स्टोरी, ज्यादा डेरिवेशन बेस्ड नहीं रहेगा। एडवांस में डेरिवेशन बेस्ड भी जा सकता है। सो डिस्क का फॉर्मूला अपने को याद होगा, आपके नोट्स में होगा, उसको याद रख सकते हो। अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के अगर बारे में हम लोग बात करें, सो उसके लिए सरफेस को हम लोग जी पकड़ते हैं, तो जी की जो वैल्यू आती है वो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होती है। इसकी वैल्यू अपने को पता है, रफली 10 के आसपास होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। यूज करते रहते हैं। आप इनसाइड जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? सो जी डैश इज गिवन बाय जी 1 माइनस डी अपॉन आर, डी डेप्थ पर जाने पर। आउटसाइड या अबव द अर्थ सरफेस, ये भी सिंपल रहता है, इस पे भी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेंस लेवल पे। सो सिंस क्वेश्चन आने का चांस रहता है, इसलिए अपने को रेडी रहना है। ये अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। इसका परसेंटेज चेंज भी निकाल सकते हैं, परसेंटेज डिक्रीज that turn out to be r h upon what we have to write it as 2h upon r, what we are writing delta g अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, इधर लेके आएंगे तो 2h upon r के बराबर आ जाएगा। सो इनटू 100, तो ये परसेंटेज डिक्रीज आता है, यहाँ से भी परसेंटेज डिक्रीज निकाल सकते हैं, डी वाई आर आ जाएगा। रोटेशन का क्या इन्फ्लुएंस होता है? सो रोटेशन केस में जी डैश आता है जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, जो फिर आर लिखना चाहे तो आर ही लिख सकते हैं, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पर थीटा लैटिट्यूड एंगल होता है, दैट मींस दिस थीटा इज फ्रॉम द इक्वेटर टू एनी पॉइंट मेजर्ड इन दिस। और कभी भी इसको को लैटिट्यूड बोलेगा तो को लैटिट्यूड इसका 90 वर्जन वाला पार्ट होता है, तो दैट्स को लैटिट्यूड, दिस इज लैटिट्यूड। सो ये अपना, इससे सबसे हम लोग ये जानते हैं कि जो ग्रेविटी होती है मैक्स होती है पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर इन द एंटायर स्पेस। और इसके शेप की वजह से क्या होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। So from equator towards poles, if you go, gravity increases because the radius decreases. So variation of gravity because of all four factors we need to remember. So अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में हो जा रहा है, जो कि बेसिकली ऑफ स्फीयर है, और इसका ग्राफ बनाना पड़े तो ये वाला ग्राफ लगेगा। पहले लीनियरली बढ़ती है फिर डिक्रीज करती है। पोटेंशियल पूछेगा तो इसको यूज करना है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया। ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में कुछ और भी बात कर सकते हैं। अगला जो आता है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। डेफिनेशन आपने लिखी होगी कि वर्क डन पर यूनिट मास टू ब्रिंग एनी मास फ्रॉम द इंफिनिटी टू ए पर्टिकुलर लोकेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनी मास। सो आप याद रख सकते हो, पॉइंट इज कि किसी एक पॉइंट मास की वजह से किसी आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल आता है उसकी वैल्यू आती है माइनस जी एम अपॉन आर, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, डिफरेंट मास की वजह से ऐड अप हो जाता है। तो हम अलग अलग बॉडीज की वजह से, मास डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से बता सकते हैं कितना पोटेंशियल आ रहा है। अगर जिस तरह से आप लोगों ने ग्रेविटेशन का लिखा पोटेंशियल, इसका स्फीयर के केस में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉलिड स्फीयर केस में, सिमिलरली इसके लिए भी हम लिख सकते हैं। अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना हो तो हम लिखेंगे माइनस जी एम डिवाइड बाई द डिस्टेंस, दिस वाला डिस्टेंस। सो वो जो डिस्टेंस आने वाला है दैट्स गोइंग टू बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली सेंटर पर जाएंगे तो सेंटर पर आपको फील्ड जीरो मिलेगी, लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं मिलेगा, वो जी एम अपॉन आर मिलेगा। तो कई बार ये भी एक पॉपुलर क्वेश्चन रहता है, वो एक बॉडी देगा और बोलेगा बताइए कहाँ पर पोटेंशियल जीरो है, क्या पोटेंशियल जीरो या फील्ड जीरो या बोथ जीरो या नॉन जीरो है। सो वी कैन फाइंड इट आउट कि कौन सा जीरो है। और भी मासेस होंगे तो अपने को पोटेंशियल दिखाने के लिए बताना पड़ेगा v1 +v2 +v3 एंड ऑल, इस तरह से।
और पोटेंशियल की वैल्यू -gm/r होती है, और सिंस मास पॉजिटिव होता है तो सभी का नेगेटिव रहेगा, तो ये जीरो नहीं आएगा, ये जीरो केवल इन्फिनिटी पे आता है रेफरेंस पॉइंट पे, अदरवाइज ये नॉन जीरो रहता है। फील्ड जीरो हो सकती है ग्रेविटेशन फील्ड, क्योंकि वो डायरेक्शन वाइज होती है, तो जीरो भी हो सकती है। तो ये अपने को पोटेंशियल कैलकुलेशंस में यूज करना होता है, इसी से रिलेटेड टर्म होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। Gravitational potential energy is defined as, or can be written as, delta U, change in gravitational potential energy, is equal to mass into change in potential। तो पोटेंशियल निकालना अपने को आता है, कुछ चेंजेस आ रहे होंगे, सो हाउ मच द चेंज हैज बीन, पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल लेकर के m से मल्टीप्लाई कर देंगे जिस मास को हम मूव करा रहे हैं, तो वहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकल के आ जाता है। दूसरा आइडिया अपने पास ऑलरेडी है, इसको हम माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स भी लिखते हैं, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का सिमिलर मतलब है। फिर अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर 2 पॉइंट मासेस हों m1 एंड m2 r डिस्टेंस पर होते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो gm1 m2 अपॉन r के हिसाब से बता सकते हैं। और भी बहुत सारे पार्टिकल्स कलेक्टिवली रखे गए हों, तो हम हर पेयर के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, ऐड अप करेंगे और अपना आंसर बता देंगे। सो ये पॉइंट मासेस का कंबाइंड पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है। ये mgh नहीं लिखते हम लोग, वो mgh लिखते हैं जब जो अर्थ के रिस्पेक्ट में जाते हैं और किसी लिमिटेड हाइट्स पर, अदरवाइज हम लोग ये यूज करते हैं। कुछ सॉलिड बॉडीज की पोटेंशियल एनर्जी जो कि एग्जाम के लिए काफी पॉपुलर है, जैसे आपसे बोलेगा कि ये m मास का, r रेडियस का स्फेरिकल शेल है, इसका सेल्फ एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा ये बताना है, और ये mr का सॉलिड स्फीयर है, तो ये भी पॉइंट से मिलकर के बने हैं, और हर बहुत सारे पेयर्स पता किए जा सकते हैं, पेयर्स को सम करना होगा सभी को, फिर पता करना होगा। आपका जो रिजल्ट लिखाया गया कि इसकी जो वैल्यू आती है वो gm²/2r आती है, और इसका जो रिजल्ट आता है -3 gm²/5r आता है। चेक कर लीजिए, और ये हम लोगों ने डिराइव किया होगा, डेरिवेशन से निकाला होगा, तो इसको सेल्फ एनर्जी भी कई बार कह देते हैं। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कलेक्टेड बॉडी कैसे कैलकुलेट करना होता है वो भी अगर आपको याद रहता है, हालांकि मेंस में अपने को जरूरत नहीं पड़ने वाली, नीट में भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, डायरेक्टली आता है, 1-2 बार आया है तो डायरेक्टली उसने पूछा, अपने को याद रहेगा, मार्क करके आगे बढ़ेंगे। डेरिवेशंस वगैरह अपने को एडवांस में जरूरत पड़ सकती है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इसका मेजर पोर्शन है फर्स्ट हाफ का। और इसके बाद इसमें भी और भी कुछ केसेस बना सकते हैं, इक्वेशंस बना सकते हैं, जैसे कि अपने पास ये बॉडी है, उसमें से कोई दूसरा बॉडी हटा दिया, स्फीयर में से कोई दूसरा स्फीयर हटा दिया। अब आपसे पूछता है किसी पॉइंट पर बताइए, लेट्स से कि ये पॉइंट हमने यहाँ पे चूज किया, यहाँ पर फील्ड निकालनी है, तो हम लोग कैसे फील्ड निकालेंगे, हम टोटल फील्ड जो निकालने वाले हैं तो कंप्लीट की वजह से निकालेंगे, माइनस कैविटी की वजह से निकालेंगे, सुपरपोजिशन। नाउ कंप्लीट का मास लेकर के उसके आउटर के लिए gm/r² लगा देंगे, कैविटी के लिए gm/r² लगा देंगे, आउटर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे मैग्नीट्यूड वाइज, इससे अपने को पता चल जाएगा कि कितना फील्ड आएगा। सो ये भी काफी पॉपुलर टाइप का रहता है, पूछा जा सकता है, बता सकता है। सपोज कर लीजिए बोलते हैं कि इसके सेंटर पर कितना फील्ड आएगा, कैविटी के सेंटर पर, स्फेरिकल कैविटी के सेंटर पर, तो आप बोलोगे कि इसकी वजह से जो आएगा वो इंटरनल पॉइंट होगा, इसकी वजह से भी इंटरनल होगा, दोनों का इंटरनल का फॉर्मूला लगा करके हम बता सकते हैं। और उसका कैलकुलेशन हम लोगों ने किया हुआ है, किसी और पॉइंट पर निकालने के लिए भी एक आइडिया निकाला था, और आपने पता किया था कि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड्स आती है, ये भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। सो ग्रेविटेशन के बारे में पहले पार्ट में हम लोग ग्रेविटेशन फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरा सेगमेंट रहता है ग्रेविटेशन का, जिसमें सैटेलाइट, प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में बात करते हैं, हाउ द स्टार्स मूव, प्लैनेट मूव, सैटेलाइट्स मूव।
सो अगर बैकवर्ड चले तो सैटेलाइट का मोशन, देन प्लैनेट का मोशन, देन स्टार का मोशन. हाउ सैटेलाइट्स मूव, इसके लिए आपको ऐसा बताया गया होगा कि प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं. लेट्स से अपना ये अर्थ है और यहाँ से एक सैटेलाइट चल रहा है m मास का v0 वेलोसिटी से. नेचुरल सैटेलाइट अर्थ का मून है, और भी कई सारे प्लैनेट्स के कई सारे सैटेलाइट्स रहते हैं, और मैन मेड भी हम लोग लगाते हैं. ये रेडियस अगर r है तो ऑर्बिटल स्पीड एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होती है, -√g/r. कैसे निकालते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स मस्ट बी प्रोवाइडिंग द नीडेड सेंटीमीटर फोर्स mv²/r. फिर यहाँ से आप टाइम पीरियड निकाल लेते हो 2πr/mv. सिंप्लीफाई करते हो तो ये बन जाता है 2π/√gm, जहाँ पर m इसका मास है और r⁻³ तो ये पता चलता है टाइम पीरियड r⁻³ होते स्क्वायर कर देंगे तो t²r³ के प्रोपोर्शनल आ जाता है. इसका 1 कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्बिटिंग आ जाएगी. इस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछता है जनरली वो एनर्जीज के टर्म में पूछ लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, टोटल एनर्जी कितना आएगा. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद gmm/2r जैसा मिलता है. पोटेंशियल एनर्जी -gmm/r होती है. टोटल काइनेटिक एनर्जी -gmm/2r होती है. सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का होता है, इसलिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मिलकर के नेगेटिव रहती है. सिंस ये टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, इसका सिस्टम बाउंडेड होता है. दैट मीन्स ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स मूव करता रहता है इनफाइनाइट टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, फॉरएवर के लिए. अगर आपको इस सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर निकालना है, अपने को एनर्जी देनी पड़ेगी इक्विवेलेंट टू दिस, जिससे टोटल एनर्जी इसकी 0 हो जाएगी और ये बाहर चला जाएगा हमेशा के लिए. इसको बाइंडिंग एनर्जी भी कह सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू को लेकर के. इस पे जो पूछता है वो ग्राफ के बारे में पूछता है, एंड यू मस्ट बी नोइंग दोस ग्राफ्स. सो कुछ ग्राफ्स बताए थे. एक ऐसा ग्राफ रहता है आर्क के टर्म में, कुछ ऐसे ग्राफ रहते हैं. सो ये अपने को काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बताता है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताता है, टोटल एनर्जी का ग्राफ बताता है. टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी is negative, whereas the kinetic energy is positive. Kinetic energy decreases, and these values are shown here. तो सैटेलाइट के मोशन में अपने को लिए ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, एनर्जीज, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं. या फिर कुछ हाइपोथेटिकल बोलेगा कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चेंज किया है तो बताइए क्या चलेगा, तो उसको हम ड्राइव कर सकते हैं. डेरिवेशन कहाँ से आता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mv0²/r. और अगर सेंट्रीपिटल ग्रेविटी है तो ये बन जाता है gmm/r². तो यहाँ पे जहाँ भी चेंज किया जाएगा वो इस फोर्स में चेंज कर सकता है. ऐसा बोल सकता है कि हाइपोथेटिकली अगर न्यूटन ने ऐसा बोला होता कि 1/r³ है, तो फिर वेलोसिटी कैसे गवर्न होगी, टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा. तो वी कैन ड्रॉ द वेलोसिटी, देन टाइम पीरियड एंड ऑल दैट. आप देखोगे ध्यान से, जो टाइम पीरियड होता है ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है, ये कहाँ से 2πr/v रहा होगा. हाँ, ये जो टाइम पीरियड है इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि सैटेलाइट का मास क्या है, ये प्लैनेट के मास पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है. दैट मीन्स सैटेलाइट हैवी होगा या फिर लाइटर होगा, सेम रेडियस पर अगर है तो सेम स्पीड से चल रहा होगा और सेम टाइम के बाद रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा होगा. दूसरा फिर प्लैनेट के बारे में, प्लैनेट के मोशन को दिखाने के लिए केपलर्स लॉज है. Kepler's laws, they are very similar to the Newtonian's laws for particle. इनके अपने laws में है first law. You need to remember this. This first law is law of orbit. Law of orbit means it talks about orbit. That स्टार के अराउंड जो प्लैनेट्स हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चलते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट पे चलते हैं. और इस तरह से चलते हैं कि जो स्टार होता है वो उनके दो फोकस में से किसी एक फोकस पे एग्जिस्ट लाई कर रहा होता है.
एक मेजर एक्सेस होती है, एक माइनर एक्सेस होती है, उस पर बेस्ड अपना थर्ड लॉ है। तो उससे पहले हम लोग अगर सेकेंड लॉ के बारे में बात करें तो सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्योंकि आपको पता है ना, अगर आप ये पिक्चर देखो, इसके सेंटर के अबाउट जो भी फोर्स लगेगा इसके सेंटर से पास करेगा जब कभी पार्टिकल कहीं आएगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्स है। सिंस ये सेंट्रल फोर्स है तो सेंटर से पास करेगा, तो सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब टॉर्क हमेशा जीरो रहेगा सेंटर के अबाउट। टॉर्क जीरो रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन रहेगा। कई बार इसको हम लोग एरियल वेलोसिटी के टर्म में लिखते हैं। एरियल वेलोसिटी द फॉर्मूला कम्स आउट टू बी L अपॉन ट्वाइस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जहाँ पर L एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है, तो कई बार इसको हम लोग इस तरह से बोल देते हैं कि एरियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट। अगर लेफ्ट साइड कांस्टेंट है तो राइट साइड कांस्टेंट होगा, इसका मतलब L भी कांस्टेंट रहता है। इसके बाद एक थर्ड लॉ था। थर्ड लॉ में ये बोला जाता है कि जो टाइम पीरियड होता है उसके स्क्वायर करेंगे सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। और इसका एप्लीकेशन के लिए अपने को दो प्लैनेट्स के बारे में बताएगा सेम स्टार के अराउंड, उनके टाइम पीरियड दे करके उनके बीच के सेपरेशन का रेशियो पूछ सकता है, या फिर सेपरेशन का रेशियो दे करके टाइम पीरियड के बारे में पूछ सकता है। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज कर लेते हैं। तो ये केपलर्स के 3 लॉस। क्वेश्चन आएगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, पता होगा कौन से लॉ से कैसे रिलेटेड है, हम बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, ये जो m यूज किया गया कौन सा मास है? तो ये जो m यूज किया गया है दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे प्लैनेट और स्टार चलता है। स्टार जो होता है वो फोकस पर होता है और प्लैनेट मूव कर रहा होता है। प्लैनेट की स्पीड सबसे कम सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, वो भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। तो अगर ये आपका एलिप्स है देन यू विल फाइंड कि जब वो फोकस के क्लोज आएगा, स्टार के क्लोज आएगा, तो ये स्टार है और स्टार के क्लोज आएगा यहाँ पर, तो स्पीड लेट से v1 है और ये जो फारदेस्ट है तो v2 है। और हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, दैट मींस m v1 r1 मस्ट बी इक्वल टू m v2 r2। r1 r2 का मतलब हुआ ये डिस्टेंस, ये r1 हो गया और ये पूरा r2 हो गया। पता करने के लिए कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, यहाँ से पता चला r2 बड़ा है, इसका मतलब v2 छोटा होगा और v1 बड़ा होगा। तो ऐसा बोला था कि जब ये पास से गुजरता है तो फास्ट चलता है, जब दूर होता है तो स्लो चलता है। So V1 is going to be V1 is going to be greater and V2 is going to be lower. In fact हम लोगों ने V1 by V2 का रेशियो भी निकाला हुआ था, ये R2 upon R1 आता है। और इसके बाद अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस ई डिवाइड बाई 1 माइनस ई में कन्वर्ट हो जाता है। ये 1 प्लस ई 1 माइनस ई क्या है, ई फॉर एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ई की वैल्यू अपने को बता देगा तो हम ये रेशियो भी बता सकते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में दिखता है, कई सारे एग्जाम में दिखता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। और यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम यूज कर रहे हैं और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। किसी और पॉइंट पर होगा तो फिर ये r होगा और ये वेलोसिटी होगी, ये एंगल परपेंडिकुलर नहीं भी हो सकता है, तो साइन थीटा वाला वर्जन लगाने का। बट इस पॉइंट पर हम लोग ऐसा बोल सकते थे। सो दिस इज अबाउट प्लैनेट। सो वी गॉट टू नो सैटेलाइट कैसे चलता है, प्लैनेट कैसे चलता है, स्टार्स के बारे में। स्टार्स के बारे में बाइनरी स्टार सिस्टम। सर एक मतलब कंसेप्चुअल डाउट था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों नहीं मतलब रिवॉल्व करता है प्लैनेट स्टार के अराउंड। सर्कुलर ऑर्बिट पे क्यों नहीं करता है? ओके, सो उसके लिए फिर अपने को इसका प्रूफ देखना होगा। आप देखोगे ग्रेजुएशन में इसका प्रूफ करना होगा कि ऑर्बिट किस तरह से चलता है। तो उसकी इक्वेशन एलिप्स बन करके आती है और सर्कल उसका सबसेट होता है। तो एलिप्स उसका ब्रॉडर वर्जन है। तो कुछ सर्कल पे भी चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं, और एलिप्स पे भी, नॉन सर्कल पे भी चल सकते हैं। तो कंबाइंड होकर के वो एलिप्स आता है। कैसे निकालते हैं उसके लिए काफ़ी कुछ मैथ्स लगती है, और वो शायद अब ग्रेजुएशन में डेफिनेटली इसको लर्न करने वाले हो। हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो पाथ है वो एलिप्टिकल ऑर्बिट बनता है। और उसके लिए कॉन्सेप्ट्स अपने वही रहते हैं कि अगर हम इसको पता करेंगे कि इसकी ऑर्बिट की इक्वेशन क्या है।
क्या दिमाग में रख करके अगर प्लानिट ये है तो ये फोर्स लग रहा है, अगर हमारा आर बदलता है तो इसके रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट का लोकस कैसे चेंज करता है। सो उस लोकस के अकॉर्डिंग अपने को निकल करके आता है। तो क्यों का आंसर एक तो ये हो जाएगा कि हम डेरिवेशन में ऐसा करते हैं। और थ्योरेटिकली उसको बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि थ्योरेटिकली में सर्किल एलिप्स में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सर्कल भी बाउंडेड सिस्टम है, एलिप्स भी बाउंडेड सिस्टम है। तो जो भी बाउंडेड सिस्टम है वो एनर्जी की वैल्यू से आ जाते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं तो बेसिकली एनर्जी की वैल्यू ई पर डिपेंड करती है, जो ये इसेंट्रिसिटी है। और फिर हमको वहां से ये पता चलता है कि इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से छोटी आती है, जो ये भी बता रहा होता है कि वो एलिप्स के लिए ट्रू होती है। So mathematically it can be proven, but not needed as of now. अब बाइनरी स्टार सिस्टम में दो स्टार्स एक दूसरे के साथ मिलकर के स्टेशनरी सिस्टम बना सकते हैं, या फिर ऐसा बोल लो कि स्टेबल सिस्टम बना सकते हैं। तो अगर एक स्टार आपके पास ये है और एक दूसरा स्टार ये है, so they will be revolving about their center of mass, maybe like this. इसके पास अपनी वेलोसिटी आएगी, इसके पास अपनी वेलोसिटी आएगी, और ये किसी ओमेगा से रोटेट कर रहे होंगे। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है उसको हम लोग r1 r2 मान सकते हैं। तो आपको टोटल डिस्टेंस देगा तो हम लोग r1 प्लस r2 इज इक्वल टू t लिखते हैं। ये डेरिवेशन क्या हुआ है, आप डायरेक्टली रिजल्ट याद रख सकते हो v1 v2 और ओमेगा के, पर्टिकुलरली ओमेगा के। उससे टाइम पीरियड पता चल जाएगा। इक्वेशन बनानी हो तो एक ये इक्वेशन बनती है, दूसरा सेंटीपिटल की निकालेंगे, सेंटीपिटल ग्रेविटी दे रहा होगा, और तीसरा हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं, वहां से अपने को रिलेशन मिलता है। जनरली जो पूछता है वो उस केस में पूछेगा जब इक्वल मासेस हो जाएंगे। अगर दोनों मास मेंस और नीट लेवल पे क्या करेगा, वो इक्वल मास को ही पूछेगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान रहती है। तो अगर इक्वल मास हो जाएगा तो दोनों के सर्कल्स की रेडियाई बराबर हो जाएगी, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आपसे पूछेगा वी बताइए, उनके बीच का डिस्टेंस लेट से डी है, तो सेंटर मिड पॉइंट पर आ जाएगा, ऐसे रोटेट कर रहा होगा। इसका v का एक्सप्रेशन अगर आपको याद है तो आप उसको याद रख सकते हो, या फिर निकालना भी पड़े तो हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज g m1 m2 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। r का मतलब हो जाएगा d/2। जब यहाँ से सिंप्लीफाई करते हो तो इसकी वैल्यू अपने को पता चल जाती है, दिस शुड बी इक्वल टू अंडर रूट g, एक m कैंसिल हो गया, डिवाइड बाई 2d। सो चार ऑप्शन देखो, उसमें से एक ये ऑप्शन होगा, उसको आप मार्क कर सकते हो। फिर हम लोगों ने ये बात की थी अगर 3 स्टार्स मिलते हैं बाइनरी के बजाय ट्रिपल स्टार्स हो जाएंगे, तो कुछ इस तरह से चल रहे होते हैं कि वो सर्कल में इक्विलेटरल ट्रायंगल को बना रहे होते हैं। और यहाँ पर भी हम नेट फोर्स निकाल करके उसको बैलेंस करा सकते हैं। सो अगर ये m मास का किसी v वेलोसिटी से जा रहा है, इसकी भी स्पीड v आएगी और टेंजेंशियली आएगी, इसकी भी स्पीड v आएगी और टेंजेंशियली आएगी। आप चाहो तो ट्राइंगल के लिए इनको ये रिकॉल कर सकते हो कितना आता है, इसका ग्रेविटेशन, इसका ग्रेविटेशन का टोटल ग्रेविटेशन इधर आएगा, जो कि सेंटर की तरफ होगा, सेंटीपिटल दे देगा। इसका भी अगर आप v याद रख लेते हो बहुत अच्छी बात है, आपके नोट्स में लिखाया होगा, नहीं है तो आप सॉल्व करके भी इसको पता कर सकते हो। एक स्क्वायर अगर लेते हैं तो स्क्वायर में कितना आएगा वो भी निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में पूछेगा या तो ये सिंपलेस्ट पूछेगा, या ट्राइंगल वाला पूछेगा, स्क्वायर वाला पूछेगा, तो आपको आंसर पता रहेगा, आपका टाइम सेविंग हो जाएगा। अगर फिर उसके बाद बियॉन्ड कुछ और पूछता है तो आपको निकालने का आइडिया भी है, आप वहां से भी निकाल दें। सो ग्रेविटेशन में यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और ये पे कोई ना कोई क्वेश्चन अपने को मिलेगा। क्वेश्चन डेफिनेटली पूछता है, मतलब मोस्ट लाइकली रहता है कि ग्रेविटेशन से वो इक्वेशन दे। और नॉर्मली क्या करता है कि वो ये सेकेंड हाफ आप लोगों ने पढ़ा, सैटेलाइट, प्लैनेट और स्टार, इनमें रखता है। और ऑफ कोर्स ये भी पूछता है, तो आइदर वे ये जो फर्स्ट हाफ था दैट आल्सो मैचेस विद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो दोनों में सिमिलर टाइप के रिजल्ट्स रहते हैं, उनसे देख करके आप बता सकते हो, याद रख सकते हो। इसमें से कोई पार्ट रिवाइज करना हो और एक्सप्लेन करना हो तो बोल सकते हो। यस सर, एक बार वो वाले पार्ट को एलैबोरेट करना ना, मतलब अगर हाफ ऑफ एस्केप वेलोसिटी देते तो कितनी हाइट तक जा सकता है, वो वाला पार्ट।
हाँ, अभी एक इसके वेलोसिटी वाला वर्ड था, वो भी अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, वो शायद अभी तक कवर नहीं किया, वो भी एग्जाम के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, escape velocity। सो escape velocity का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ग्राउंड से, वो अपने को पता रहता है। ये वो वेलोसिटी होती है, जितना वेलोसिटी अगर हम उसको दे देते हैं तो वो escape कर जाता है, √2 g r बोल लो या फिर √2 gm अपॉन r। फिर आपसे बोलेगा कि कितने हाइट तक जाएगा, क्या होगा, तो इसमें सॉल्विंग के लिए अपने पास क्या क्या रूल्स रहते हैं सॉल्विंग के लिए। एक तो रहेगा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, और दूसरा हमारे पास रहेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे नेट टॉर्क 0 लग रहा होता है, और अगर दो बॉडीज वगैरह कोलाइड कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम के बारे में भी सोच सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। सो जिस क्वेश्चन के बारे में आपने बोला, अगर हम उसके बारे में बात करें तो लेट्स से ये अर्थ है और ये एक पार्टिकल है, अर्थ ये एक पार्टिकल है, इसको आपने वेलोसिटी दी ve/2 और मे बी ve/n एनी फैक्टर। एक n अगर 1 से बड़ा है तो फिर इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, कहीं किसी हाइट तक जाएगा, किस हाइट तक जाएगा हमको पता करना होगा। सो जहाँ पर इसको फाइनली जाएगा वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन विल बी सफिशिएंट टू आंसर। तो हम बोलेंगे एक लोकेशन ये है, दूसरा लोकेशन ये है, एंड गो फॉर द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन एग्जांपल के लिए। So initially कितना how to write it, like kinetic potential at the beginning must be equal to kinetic potential at the end. Now initial kinetic energy that you need to provide, so that's going to be mve/n का square, so that's the kinetic energy आपने जो दी है। potential energy कितना आएगा, minus gme, let's say mass of earth is me, m upon, so that's going to be like re, that's potential energy, interactional potential energy. Final kinetic energy is 0, and that's going to be minus g MEM divided by कितना height, so that we can be written as RE plus H, क्योंकि अपने को ये डिस्टेंस निकालनी होगी और वो RE plus H के बराबर हो जाएगी। आपको सॉल्व करने में हो सकता है इश्यूज हैं, तो उसको कैसे काउंटर कर सकते हैं, आप बोलोगे VE स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो 2GME अपॉन RE होता है, रख देंगे। जब इसको आप प्लेस करोगे तो ये बनेगा 2GMEM अपॉन, एक तो ये 2 था, एक RE है, एक n स्क्वायर हो जाएगा। अगर n 2 था तो 4 हो जाएगा, यू कैन थिंक ऑफ माइनस ये सारे टर्म्स। आप देखोगे कि GMEM कैंसिल आउट हो गया, जैसे GMEM कैंसिल आउट हो गया तो ये सॉल्वेबल कंडीशन में आ गया। 1 अपॉन n स्क्वायर RE माइनस 1 अपॉन RE मस्ट बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन RE प्लस H। अब यहाँ पर H अननोन है, बाकी सारे नोन है, इधर उधर करके सिंप्लीफाई करके हम बता सकते हैं कि हाइट कितना जाएगा। तो पॉइंट इज कि अगर आपको V के टर्म में आंसर देता है तो V को हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं और फिर सेटल डाउन कर सकते हैं। अगर आपसे ऐसा पूछता है कि 2VE की वेलोसिटी दी है तो कितने हाइट तक जाएगा, तो ऑफ कोर्स इनफाइनाइट तक जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट पे जाने के बाद भी उसके पास वेलोसिटी रहेगी। तो जब कभी इसके वेलोसिटी निकालते हैं तो एग्जिस्टिंग एनर्जी प्लस एडिशनल एनर्जी इज इक्वल टू 0। आखिरी में 0 बोलते हैं क्योंकि ऊपर जाने के बाद उसकी काइनेटिक पोटेंशियल दोनों 0 हो जाना चाहिए, अगर हमने मिनिमम स्पीड या मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर किए तो। ये आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो ये भी एग्जाम के लिए काफी पॉपुलर है। Any other aspect of this gravitation if you have, then we can talk about. Otherwise I can brief about fluids कि कौन कौन से important points हैं। नो डाउट सर। ओके, आपको ग्रेविटेशन का शीट मिल गया, इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं किया है, कल हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और फ्लूइड्स का भी एक शीट मिला है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो फ्लूइड्स भी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम लोग गैस और लिक्विड दोनों के बारे में बात करते हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको मैं हाईलाइट करता हूँ, बाकी आप अपने नोट्स में देख सकते हो। एक प्रेशर क्वांटिटी है, तो कई बार प्रेशर बोलता है तो नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इसको हम लोग लिखते हैं, फोर्स हैज टू बी नॉर्मल टू द एरिया, एज सिंपल एज एनीथिंग। और अगर अपने को फोर्स कैलकुलेट करना है तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर अगर डीए लेकर के चाहे तब इंटीग्रेट कर सकते हैं। फिर प्रेशर वेरिएशन आता है,
प्रेशर वेरिएशन। तो किसी लिक्विड में या गैस में हम लोग जब इनसाइड जाते हैं तो प्रेशर चेंज करता है। तो प्रेशर ग्रेडियंट कितना बनता है, dp अपॉन dy अगर y डायरेक्शन में जाते हैं। लेट्स अपने पास ये कंटेनर है, लिक्विड फील्ड है और y हम लोग इधर मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम डेप्थ पर जाएंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू y रिमेन्स कांस्टेंट, दैट रिमेन्स कांस्टेंट। सो दैट्स कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट। दैट मीन्स अगर हम किसी इनसाइड पॉइंट का प्रेशर लिखना चाहेंगे तो इनसाइड पॉइंट का प्रेशर और यू विल राइट प्रेशर चेंज इज इक्वल टू रो जी वाई या फिर रो जी एच। प्रेशर चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मींस इनसाइड माइनस आउटसाइड, आउटसाइड का एटमॉस्फेरिक होता है। तो ये फॉर्मूला अपना चलता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस को हम लोग एक्सेलरेट कराते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो जिस तरह से ग्रेडियंट वर्टिकल डायरेक्शन की है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की होती है। जनरली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की ग्रेडियंट 0 रहती है, लेकिन अगर उसके पास एक्सेलरेशन होगा तो ax जैसा कुछ लिख सकते हैं। सिमिलरली हम z डायरेक्शन में भी ग्रेडियंट देख सकते हैं। किसी भी डायरेक्शन में ग्रेडियंट आएगी अगर एक्सेलरेशन। सिंस नॉर्मल केसेस में केवल ग्रेविटी डाउन साइड एक्ट कर रहा होता है, इसलिए केवल वर्टिकल डायरेक्शन में जाने पे प्रेशर चेंज करता है, अदरवाइज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। सो वो भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर ये देखा कि अगर हम इसको एक्सेलरेट कराते हैं तो इसका आउटर सरफेस कैसे बिहेव करता है, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था। लेट्स से ये कंटेनर है और इधर एक्सेलरेट कराते हो तो आपको पता होगा कि हम इधर एक्सेलरेट कराते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है लिक्विड। कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से थीटा, ये अपने को जानने का। सो पॉपुलर रिजल्ट tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। डायरेक्ट अपने को पता है, डायरेक्टली यूज करना है। कैसे पता किया, जी डाउन साइड एक्ट करता है, कंटेनर के रिस्पेक्ट में ये शेडो बनेगा, ये जी इफेक्टिव कहलाता है। जी इफेक्टिव की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है वही फ्री सरफेस की डायरेक्शन होती है। उन पॉइंट्स को आप रिकॉल कर सकते हो। देन आफ्टर वी टॉक्ड अबाउट कि इसको रोटेट कराते हैं तो क्या होता है, तो नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ। लेट्स अपने पास ये कंटेनर है और इस पे लिक्विड फील्ड है and you are rotating about this axis, so outer surface is going to take this kind of paraboloidal shape। और इसकी इक्वेशन भी अपने को याद होगी, y is equal to, अगर आप कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराते हो तो कुछ ऐसा आता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्या आता है अपने को ध्यान देना पड़ेगा, r ओमेगा स्क्वायर होता है ना। सो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या लिख रहा हूँ मैं, सही जा रहा है यानी समथिंग मिक्स हो गया। यहाँ पर आप एक एलिमेंट लेते हो तो इधर एक फोर्स लगता है r ओमेगा स्क्वायर का, और फिर टेंजेंट बताते हो तो g आ जाता है, और dy अपॉन dx होता है, तो x स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर सही लिखा था, प्रूफ बिकॉज ऑफ द एलिमेंट में। सो दैट्स लाइक ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पैराबोलॉइड का, रोटेशन की वजह से कैसे आता है। और x आपको बताएगा तो y बता सकते हो। y बताता है कि इसके रिस्पेक्ट में लेवल कितना ऊपर है, तो 2 पॉइंट पर लेकर के हम लेवल को कंपेयर करा सकते हैं। तो स्टैटिक लिक्विड्स में हम लोग ये पढ़ते हैं, प्रेशर और ये रोटेशन वाला पार्ट। इसके साथ साथ कुछ और लॉज है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट था कि अगर हम प्रेशर चेंज करते हैं किसी क्लोज सिस्टम में तो जो भी चेंज इन प्रेशर है वो हर जगह पहुंच जाता है। दैट मींस इट गोज एवरीवेयर विद इन द सिस्टम एंड दैट टू इन अनडिमिनिश्ड मैनर। अनडिमिनिश्ड मैनर का मतलब हुआ कि उसकी वैल्यू वही रहती है प्रेशर की, वेरिएशन की। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हाइड्रोलिक लिफ्ट था। सो अगर आपने यहाँ पर प्रेशर बढ़ाया F1 फोर्स लगा करके, लेट्स से क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर फोर्स आपको बढ़ाना पड़ेगा ज्यादा क्योंकि एरिया छोटा है। सो प्रेशर इंक्रीज एट दिस पॉइंट, 1 पॉइंट मस्ट बी सेम एज द प्रेशर चेंज एट द 2 पॉइंट। 1 पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होगा, F1 by A1। 2 पॉइंट का एक्स्ट्रा प्रेशर कितना होगा, F2 by A2। सो दैट्स द कंडीशन। सो क्या करते हैं हम लोग, कई बार लिफ्ट करने के लिए या फिर पुश करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग हाइड्रोलिक्स का यूज करते हैं। तो हाइड्रोलिक्स इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स होते हैं
वाटर को हम लोग यूज कर सकते हैं और ज्यादा फोर्स अचीव कर सकते हैं, फोर्स का मैग्निफिकेशन भी करते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे पूछ लेता है कि कभी एरिया के बारे में बोलेगा तो कभी रेडियस के बारे में बोलेगा, देन यू कैन थिंक ऑफ कि एरिया और रेडियस को कैसे लिखना है। अगर हम रेडियस के टर्म में जाएंगे तो ये r1 का स्क्वायर आएगा, r2 का स्क्वायर आएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ओपनिंग्स होता है और इस चैम्बर्स का होता है। So Pascal law simple है, excess pressure goes everywhere undiminished manner. नेक्स्ट आपके लिए था आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना किसी फ्लूइड मीडियम में हो गए तो उस पर अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स एक और फोर्स एक्ट कर रहा होता है, और वो जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है उसको बायंसी फोर्स कहते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर एक बायंसी फोर्स एक्ट करेगा, अगर ये लिक्विड के अंदर है या फिर गैस के अंदर है या जहाँ भी है। So force of buoyancy comes with density of medium, this volume of object submerged volume into gravity, और ये प्रेशर वेरिएशन की वजह से आता है। तो हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कहना है कि जितना फ्लूइड सब डिस्प्लेस होता है तो डिस्प्लेस फ्लूइड के वेट के बराबर बायंसी एक्ट कर रहा होता है, और इसकी कैलकुलेशन कई सारे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में लगती है। याद रखना डेंसिटी मीडियम की होगी, सबमर्ज्ड वॉल्यूम होगा अगर कंप्लीटली इनसाइड है तो। जैसे एक बार उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि लेट्स से अपने पास 1 kg कॉटन है और 1 kg आयरन का ब्लॉक है, दोनों को वेइंग मशीन में रखते हो, इसका वेट वेइंग मशीन W देती है, इसका वेट वेइंग मशीन W2 देती है, तो W1 W2 में क्या रिलेशन होगा? क्या W1 W2 बराबर होंगे, या फिर W1 बड़ा होगा W2 से, या W1 छोटा होगा W2 से, या कुछ भी हो सकता है। दोनों 1 kg के थे और आपने वेइंग मशीन या स्प्रिंग बैलेंस पे या कहीं पर इनको मेजर करने की कोशिश की एयर में, तो क्या दोनों के वैल्यूज बराबर आएंगे या फिर अलग अलग आएंगे? सो आप बोलोगे कि कॉटन होगा तो ऑफ कोर्स ये बात है उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, आयरन ब्लॉक होगा तो उसका कम आएगा। इसका mg और इसका mg तो बराबर है, लेकिन इसका बायंसी छोटा होगा, इसका बायंसी बड़ा होगा। तो सिंस बायंसी बड़ा है तो इसके वेट को कम कर देगा, और इसका बायंसी छोटा है तो इसके वेट को कम कर पाएगा, तो इसका वेट ज्यादा कम हो जाएगा। दैट मीन्स W1 शुड बी लेस, W2 शुड बी मोर। CO को मार्क कर देंगे। सो यू नीड टू रियलाइज कि हमको फ्लूइड दे रहा है तो उसका भी काउंट करना है, बायंसी का भी अपना रोल आता है। अभी आपने पेपर लिखा होगा तो उस पर भी एक क्वेश्चन आया था जिसमें बोला था वॉल्यूम डज नॉट चेंज, मींस बायंसी को अपने को यूज करना था। सो आर्किमिडीज प्रिंसिपल काफी इंपॉर्टेंट है और ये अपने को बताएगा कि कितना बायंसी लगता है। फिर लॉज ऑफ फ्लोटेशन में देखा था कि अगर ये वेट को बैलेंस करता है तो फ्लोट करता है, बायंसी ज्यादा होता है तो ऊपर आके फ्लोट करेगा, बायंसी कम पड़ जाएगा तो सिंक कर जाता है। तो इसको हम लोग डेंसिटी से लिंक कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट हाफ है इसका फ्लूइड्स का, ये फिर ऐसा बोलो फर्स्ट 1/3 वाला पोर्शन है जिसमें स्टैटिक फ्लूइड्स के बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो दूसरा आता है वो डायनेमिक फ्लूइड है। फ्लूइड डायनेमिक्स ऐसा कुछ बोला होगा? फ्लूइड डायनेमिक्स में दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, एक है बर्नौली इक्वेशन और दूसरा है कंटिन्यूटी इक्वेशन। उससे पहले आपको बताया गया कि जो फ्लूइड फ्लो होता है वो किस तरह से होता है, रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, लैमिनार फ्लो होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ट्रांजिशनल फ्लो होता है, हाउ टू डिसाइड, वो थ्योरी वाले एस्पेक्ट आप पढ़ सकते हो। मेनली ये बर्नौली इक्वेशन है। बर्नौली इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। इसका मतलब होता है सम ऑफ ऑल द एनर्जीज रिमेन्स कांस्टेंट। सो 3 तरह की एनर्जीज अपने को मिलती है, एक प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दूसरा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीसरा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इनका सम कांस्टेंट रहता है। इसका कई जगह पे यूज मिलता है तो लोग उसको देखते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन दोनों मिलकर के सॉल्व करने में हेल्प करता है। A1 AP1 is equal to A2 B2 इन ब्रॉडर टर्म्स।
जितना वॉल्यूम फ्लो रेट इनसाइड जाएगा किसी पाइप में, उतना ही वॉल्यूम फ्लो रेट आउटसाइड आना चाहिए किसी भी सिस्टम से या पाइप से। इनको यूज करके हम लोग बता पाते हैं कि कितना इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं जहां पर भी फ्लूइड फ्लो कर रहा होता है। जैसे अगर आपसे ये बोलता है कि लेट्स से कि ये कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड फिल्ड है किसी हाइट तक, और आपने यहाँ पर एक ओपनिंग कर दी है, तो ये कितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा। लेट्स से ये टोटल हाइट h थी, तो ये वाली हाइट h है। सो इसको एफ्लक्स वेलोसिटी बोलते हैं। बॉटम पे कर दोगे तब भी हम निकाल लेते हैं, किसी हाइट पे करते हैं तब भी निकाल लेते हैं। सो व्हाट दैट एफ्लक्स वेलोसिटी इज। सो अगर हम ओपनिंग एरिया को छोटा मानते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली √2gh आ जाती है। कौन सा gh आएगी, स्मॉल h, कैपिटल H और कैपिटल H माइनस स्मॉल h। देन यू रिमेम्बर कि उससे लेवल कितना हाइट है उस पर पता करना होता है, तो स्मॉल h आ जाता है। फिर आपको ये भी पता होगा एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है कि जब ये इधर आता है तो प्रोजेक्टाइल बन के आता है। अगर ये रेंज हम मैक्सिमाइज करना चाहें तो स्मॉल h कितना होना चाहिए। देन रिमेम्बर कि इसके हाफ पर करते हैं तो मैक्सिमम रेंज को अचीव करते हैं। तो कुछ रिजल्ट्स हम लोग याद कर सकते हैं। बर्नौली कैसे लगाया जाता है उसके लिए आपको शीट दी गई, उसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नहीं आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। कंटिन्यूटी इक्वेशन उसमें यूज करने को मिलेगी अपने को, और फ्लूइड डायनेमिक्स में हम लोग बर्नौली और कंटिन्यूटी को लेकर के सॉल्व कर देते हैं। बाकी वो सारे पॉइंट्स अपने को याद रखना है कि अगर पाइप से लिक्विड बाहर आ रहा है तो फोर्स कितना लगता है, ρAv² का, और पावर कितना प्रोड्यूस होता है, ρAv³। क्योंकि अगर रो डेंसिटी का लिक्विड एक क्रॉस सेक्शन से v वेलोसिटी से बाहर आता है तो उस पर फोर्स लगता है ρAv²। इसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं dm/dt इंटू v वाले पार्ट को। इसके बाद फ्लूइड में सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी बचती है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे, फिर फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आप ट्राई करके आओगे तो आपके पास कम डाउट रहेंगे, सो वी कैन कवर बोथ ऑफ देम। अगर बचता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको कैरी करेंगे। So I briefed about detailed about gravitation as well as briefed about fluids. इनको आप रिवाइज कर लीजिए। कोई कंसर्न इसके बावजूद भी आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में आकर के आप पूछ सकते हो, तो उस कंसर्न को वहाँ पे हम लोग रिजॉल्व कर लेंगे। Will that be okay? If there is any concern, let me know. Yes, sir. चलेगा. So that's all for the day. Thank you then.